जय हिंद। जैसा कि हम सभी को पता है कि 12 फरवरी को सीजीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए एनलाइटेंड आईएएस एकेडमी की तरफ से क्विक रिवीजन सीरीज शुरू किया जा रहा है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट के जितने ज़्यादा हो सके टॉपिक्स को कवर किया जाए। हम कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ऑलमोस्ट हर साल उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं, उस टॉपिक को हम कवर करें, कम से कम समय में आप तक लाने की कोशिश करें। तो आज का हमारा इसी सीक्वेंस में पहला टॉपिक है, इस सीरीज का पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और उसका पहला टॉपिक है नेशनल इनकम। तो आज हम इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम की चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो इनकम जो नेशन का हो उसे हम नेशनल इनकम कहेंगे, लेकिन बहुत लेमन सा एक डेफिनेशन हुआ इसका, लेकिन इसका जो रियल डेफिनेशन होगा उसे हम टेक्निकल टर्म में अब समझने की कोशिश करते हैं। जनरली हम नेशनल इनकम को पढ़ते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीडीपी ही शायद नेशनल इनकम होगा, या एनडीपी नेशनल इनकम होगा, या पता नहीं कौन सा होगा, क्या होगा, एनएनपी क्या है, जीडीएनपी क्या है। इन चीज़ों को आज इस टॉपिक में हम, इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे। दो तीन वर्ड हैं, इन्हें पहले हम समझ लेते हैं। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला थ्रू इसे समझ लें, इसे याद करना ना पड़े। तो जैसे कि एक मैंने टर्म बताया ग्रॉस, ग्रॉस जिसे सामान्य शब्दों में इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है सकल। ग्रॉस को हिंदी में सकल बोला जाता है, लेकिन ये होता क्या है, जैसे हम मैथमेटिक्स में टोटल कहते हैं कुल, उसी को यहाँ टेक्निकल टर्म में हम यहाँ पर ग्रॉस के नाम से यूज करेंगे। ग्रॉस का मतलब ये हुआ कि जितना भी प्रोडक्शन साल भर में हो रहा होगा उन सबको हम ग्रॉस कहेंगे। तो फिर नेट किसे कहेंगे? जब इस ग्रॉस में हम डेप्रिसिएशन, इस डेप्रिसिएशन को इस ग्रॉस में माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाता है नेट। नेट जिसे हिंदी में कहा जाता है निवल। नेशनल इनकम इसे हिंदी में कहा जाएगा राष्ट्रीय आय। अब ये डेप्रिसिएशन जो वर्ड है, ये डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन का सीधा सा सामान्य सा डेफिनेशन होगा कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट का यूज करते हैं किसी अदर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जब भी हम किसी एक प्रोडक्ट का, किसी मशीन का यूज करते हैं कोई अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए, तब उस मशीन का डिग्रेडेशन होता है। बार बार यूज करेंगे तो क्षयन होगा। तो द वैल्यू ऑफ वियर एंड टियर इसका टेक्निकल डेफिनेशन होगा। कैसे? उदाहरण, जैसे कि एक व्यक्ति है कोई, उसने एक गाड़ी खरीदा, सपोज 3 व्हीलर या 4 व्हीलर को एक गाड़ी खरीदा, और उसे अब यूज कर रहा है वो कैब के रूप में या ऑटो के रूप में उसे वो यूज करना चाह रहा है। तो उस कंडीशन में कंटिन्यूअसली जब वो डेली उस पर पैसेंजर्स बिठा रहा होगा और एक स्थान से दूसरे स्थान उसे छोड़ने के रूप में यूज कर रहा होगा, तब हम देखेंगे कि साल भर बाद उसके गाड़ी में कुछ न कुछ डिग्रेडेशन हो रहा होगा, उसे रिपेयरिंग की जरूरत होगी, उसे ओवरहॉलिंग की जरूरत होगी, जिसे हम सर्विसिंग कहते हैं, वो उसे कराने की जरूरत पड़ेगी। और कुछ समय बाद, हो सकता है 1 दशक या 2 दशक के बाद, 10 साल 20 साल के बाद उसे रिप्लेस भी करना पड़ जाए। इसे को टेक्निकल टर्म में हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। हालांकि अकाउंटिंग टर्म में इसके लिए और डिटेल से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। वहां पर अकाउंटिंग में से हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, सपोज एक मैंने गाड़ी लिया, उस गाड़ी का मैंने एस्टिमेट टाइम रखा 20 साल, इसे मुझे 20 साल यूज करना है, 20 साल बाद इसे रिप्लेस करना है। तो हर साल एक सर्टेन अमाउंट मैं सेविंग करते जाऊंगा उसके लिए कि 20 साल बाद मैं इस गाड़ी को रिप्लेस कर सकूं। तो जितना हर साल में सेविंग करूंगा रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, वही मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहलाएगा। ये इसका एक टेक्निकल टर्म में टेक्निकल डेफिनेशन हुआ कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। लेकिन यहां पर हमें सिर्फ इतना समझना है कि वियर एंड टियर यूज की वजह से, बार बार इस्तेमाल में लाने की वजह से क्षयन होता है किसी भी मशीन का, किसी भी एसेट का, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ग्रॉस में जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तब हमारा नेट निकल जाएगा। क्लियर है? अब अगला वर्ड है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक जिसे हिंदी में कहा जाता है घरेलू।
डोमेस्टिक कहने का मतलब एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी, उस टेरिटरी में रहने वाले वहां के नेटिव पीपल जितना प्रोडक्शन करेंगे, चाहे गुड्स प्रोड्यूस करें, सर्विसेज प्रोड्यूस करें, वो सब के सब डोमेस्टिक कहलाएंगे। मैंने क्या बोला? ज्योग्राफिकल एरिया में जितने भी लोग रह रहे हो, नेटिव या फिर फॉरेनर्स आकर भी यहां पर इनकम जनरेट कर रहे होंगे, सब के सब इसमें आ जाएंगे डोमेस्टिक में। अब इसी डोमेस्टिक से हमें नेशनल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अभी इंडिया में कहा जाए, इंडिया में इंडियन कंपनीज तो काम कर ही रही हैं, छोटे छोटे रिटेलर्स, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, सब के सब काम कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर ही रहे हैं। लेकिन सिर्फ इंडियंस ही इंडिया में प्रोडक्शन का काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फॉरेनर इंडिविजुअल्स, कंपनीज, एमएनसीज वो यहाँ पर काम कर रही हैं और इनकम जनरेट कर रही हैं। लेकिन इनकम जनरेट करने के बाद वो अपने मदर कंट्री में वापस उसे ले जाती हैं। लेकिन जब तक डोमेस्टिक शब्द यूज कर रहे हैं, तब तक उस ज्योग्राफिकल टेरिटरी में, उस भौगोलिक सीमा के अंदर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज साल भर में प्रोड्यूस होगा, वो सब के सब डोमेस्टिक में कहलाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। चाहे वो प्रोड्यूस करने वाला कोई भी इंसान हो, भारतीय हो या फिर विदेशी हो, सबका सब डोमेस्टिक में आ गया। तो अब जब डोमेस्टिक आ गया तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारे इंडियंस बाहर जाकर काम कर रहे होंगे और वहां से भेज रहे होंगे रेमिटेंसेस, ग्रांट्स, उन सब चीजों का जब हम अकाउंटिंग करेंगे तब यही नेशनल जो है, यही डोमेस्टिक जो है नेशनल में कन्वर्ट होगा। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम इस डोमेस्टिक में ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे शॉर्ट में कह लीजिए इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से मिलने वाली आय। अब जब हम ये कर देंगे डोमेस्टिक में, इसे प्लस कर देंगे, तब हमारा निकल जाएगा नेशनल, राष्ट्रीय। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आगे हमें फॉर्मूला में यूज होंगे, तो पहले सीख लेते हैं कि ये टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं। ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग, अच्छा जहां भी नेट वर्ड यूज होगा उसमें समझ लेना है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोचा है, कि कुछ आ रहा होगा, कुछ जा रहा होगा, कुछ ऐड कर रहे होंगे, कुछ माइनस कर रहे होंगे। सिर्फ इसे मैं कह दूं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ये सिर्फ इनकम की बात होगी, लेकिन जब नेट लगा दिया हूं तो इसमें हम जो डिपार्चर कर रहे हैं वो भी इसमें जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट करने के लिए इंडियन टेरिटरी में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसे हम फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, निर्यात कर रहे होंगे, तो उसे मैंने एक्स लिख दिया। और बाहर से हम कुछ चीज आयात कर रहे होंगे तो उसे मैंने एम लिख दिया। गुड्स एंड सर्विसेज का जब हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, इन दोनों में कहीं हम खर्च कर रहे होंगे और कहीं हमें इनकम हो रहा होगा। इन दोनों को माइनस करने के बाद जो प्रोडक्ट बचेगा इसका, उसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में लेंगे। अभी इसको इतना ही समझते हैं, आगे हम और देखेंगे कि इसमें प्राइवेट रेमिटेंसेस भी इंक्लूड होंगे, इनकम फ्रॉम फॉरेन, इनकम फ्रॉम एक्सटर्नल कैपिटल से भी होंगे, एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट से, एंड एक्सटर्नल ग्रांट्स भी इसमें इंक्लूड होगा, उसे हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ यहां पर इतना समझते हैं कि डोमेस्टिक को, इस डी को हमें एन में कन्वर्ट करना है तो इसे हम प्लस करेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस ही हो सकता है कि हम इंपोर्ट कभी ज्यादा किए रहे हों और एक्सपोर्ट जो है हम कभी कम किए रहे हों, हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में ये जो हमारा टोटल फिगर है वो नेगेटिव में भी आ सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में डोमेस्टिक से माइनस हो जाएगा। बट अभी हम यहाँ सिर्फ इतना ही समझना है कि डोमेस्टिक में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे तो हमारा नेशनल निकल जाएगा, बस। अब एक और टर्म है जो है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, इसे देख लेते हैं। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि किसी भी गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन में जितना भी कॉस्ट लगा है, प्रोडक्शन करने में जितना भी लागत आया है, उन सबको हम फैक्टर कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं।
लेकिन जब इसी फैक्टर कॉस्ट में हम गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर देंगे, गवर्नमेंट को इंक्लूड कर देंगे कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाएगी। क्या बोला मैंने? जब भी कोई गुड्स प्रोड्यूस हुआ है या सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा रहा है, वहां पर गवर्नमेंट जब टैक्स लगाने स्टार्ट करती है तब हमारा मार्केट प्राइस निकल करके आता है। कहने का मतलब ये हुआ, इस फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं गवर्नमेंट को दिए जाने वाले इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड कर दूंगा तो हमारा निकलेगा मार्केट प्राइस। इसका मतलब यहां पर मुझे इस मार्केट प्राइस में से घटाना होगा गवर्नमेंट को दिया जाने वाला इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन कई बार होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उन तक पहुंच नहीं पाते। इस वजह से गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, तो हमें यहाँ पर सब्सिडी को इससे हटाना पड़ेगा। तो सब्सिडी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं। फिर जो प्रोडक्ट आता है उसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मैंने बताया जहां भी नेट एन वर्ड यूज होगा नेट का, तो यहां पर कुछ ना कुछ हिसाब किताब हो रहा होगा प्लस और माइनस का। एक बार फिर से, मार्केट प्राइस में जब इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को घटा देने के बाद जो प्रोडक्ट बचा उसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मार्केट प्राइस से हम डिक्रीज करेंगे, उसे डिडक्ट करेंगे, तब हमारा निकलता है फैक्टर कॉस्ट। अब अगर ये तीनों कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप इजीली इस चैप्टर से बनने वाले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब भी नेशनल इनकम की बात की जाती है तो नेशनल इनकम का मतलब होता है, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये NNP8FC क्या है। NNP8FC इसे कहा जाता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद लागत मूल्य पर, हिंदी में कहा जाए तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद लागत मूल्य पर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही है हमारा एक्चुअल नेशनल इनकम। जब भी हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन का स्टार्ट होगा हमारा जीडीपी से। नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन होगा वो स्टार्ट होगा हमारा जीडीपी से, क्योंकि जब भी किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, ज्योग्राफिकल टेरिटरी में जितना भी गुड्स एंड सर्विस एक साल के अंदर में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर में प्रोड्यूस किया जा रहा होगा, उन सब को कैलकुलेट करके जो हम निकालते हैं तो आता है हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है वहां से हम नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। इस जी को हमें एन में कन्वर्ट करना है, जो कि यहां से होता है जी में डी, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन डिडक्ट किए तो एन आ गया, हमारा एन बन जाएगा। और इस डी मतलब डोमेस्टिक को हम डोमेस्टिक में NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो हमारा नेशनल बन जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट का फैक्टर कॉस्ट ही है। अगर कभी पूछ ले कि मार्केट प्राइस है तो हम यहां से इसका फैक्टर कॉस्ट या फिर फैक्टर कॉस्ट है तो मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस बनेंगे इसी में से बनेंगे कि किसमें क्या ऐड करने से या क्या डिडक्ट करने से हमारा क्या निकलता है। और CGPSC में अब तक डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बने हैं। ये टॉपिक है थोड़ा बड़ा, लेकिन इससे क्वेश्चंस हर साल बनते हैं। एक क्वेश्चन यहां से फिक्स रहता है और वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। जैसे आप 2017 या 2016 का क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली पूछा था कि NNP8MP निकालना हो और आगे एक फॉर्मूला दिया था कि उसमें से हम क्या क्या ऐड करेंगे, क्या डिडक्ट करेंगे, उसमें से एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना था, जो कि यहां से एक बन जाएगा। अगर आपको ये 3 टर्म्स आपको याद रह जाए तो, कि कब ग्रॉस को हम नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब इसी का अपोजिट भी हो सकता है, अगर नेट से हमें ग्रॉस निकालना हो तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। यहां पर नेशनल को हमें डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना हो तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और FC को हमें MP में कन्वर्ट करना हो तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रॉस में जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं
तो नेट हमेशा ग्रॉस से छोटा ही रहेगा। ग्रॉस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन नेट, इसे याद रख लीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा डिक्रीज ही करता है। ठीक वैसे ही फैक्टर कॉस्ट हमेशा मार्केट प्राइस से कम ही रहेगा। जाहिर सी बात है कि हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो घर जब तक वो फैक्ट्री के गेट से बाहर नहीं निकला रहता, मतलब उसमें जब तक गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाए रहती है तब तक उसका खर्चा जो है कम ही रहता है। जैसे उसमें टैक्स इंक्लूड किया जाता है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए मार्केट प्राइस भी जो है हमेशा फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होगा। इस सिचुएशन में ये चेंज हो सकता है कि अगर हमने कभी ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया और कम इंपोर्ट किया, जो कि इंडिया कॉन्टेक्स्ट में अभी नहीं हो रहा है, तब ये डोमेस्टिक में ये प्लस होगा और हमारा नेशनल जो है डोमेस्टिक से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमारा बहुत सा पैसा एनर्जी को परचेस करने में चला जाता है, जो कि पेट्रोलियम है, इसलिए हमारा ये जो है डोमेस्टिक में ये मोस्टली माइनस ही होता है NFI है। तो ये कह नहीं सकते, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि डोमेस्टिक छोटा होगा या नेशनल छोटा होगा, ये डिपेंड करता है। बाकी इन दोनों में ये हमेशा ये कंडीशन होगा। इसी पर आपको कभी भी कोडिंग के रूप में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक कि नेशनल इनकम। अब तो हम बेसिक टर्म को सीख गए, लेकिन नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उनके तरीके क्या क्या हैं, इकोनॉमिस्ट ने इसे और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज इसके लिए यूज किया है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। अच्छा, यहां पर इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो नेशनल इनकम का मतलब ही होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करके कुछ भी ला रहे हो, मोस्टली GDP एट MP ही निकलेगा, वहां से हमें नेशनल इनकम की तरफ बढ़ना है तो हमेशा हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना होगा, NNP एट FC ही नेशनल इनकम है। तो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? एक मेथड कहलाता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा कहलाता है हमारा इनकम मेथड, और तीसरा है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या है, इनकम मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। वैल्यू एडेड मेथड में यह है कि प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स में किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट करने का मतलब ये है, किसी भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी वैल्यू एडिशन हो रहा है। अब ये वैल्यू एडिशन क्या बोला है? वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि सपोज एक फार्मर का एग्जांपल लेते हैं, उसने अपने फील्ड में प्लांटेशन करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए पहले उसे प्लॉ किया होगा, प्लॉ का एक्सपेंडिचर आ गया, उसमें सीड को इम्प्लांट किया होगा और वहां से कल्टीवेशन स्टार्ट होगा, उसे पानी की जरूरत है तो इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसे प्रोटेक्ट करना है पेस्टिसाइड से तो पेस्टिसाइड यूज करेगा, हर्बिसाइड यूज करेगा, और अलग अलग तरह के उसके XYZ बहुत सारे खर्चे होंगे। तो जितने भी खर्चे एक किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो कर रहा है,
वो सब का सब उसमें क्या कहलाएगा, वैल्यू एडिशन कहलाएगा। ये तो हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर की बात। सपोज उस फार्मर ने एक पोटैटो का प्रोडक्शन किया, आलू उसके खेत में उपज गया। अब सोना नहीं निकालना है ना, अभी आलू की बात हो रही है। अब वो जब जाएगा किसी फैक्ट्री में, अब फैक्ट्री वाले उसे क्या करेगा, सबसे पहले उसे धोएगा, वॉश करेगा, मिट्टी को हटाएगा, उसके बाद फिर उसे पील आउट करना है उसके टॉप लेयर स्किन को, फिर उसे कट करना है, उस पर प्रोसेसिंग करना है, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसे खाने लायक बनाना है, पैकेजिंग करना है, लेबलिंग करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस आलू को प्लांटेशन से लेकर के जो चिप्स होता है या पापड़ होता है वहां तक पहुंचाने में या उस प्रोडक्ट को बनाने में न जाने कितने सारे वैल्यू का एडिशन किया गया होगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर एडवर्टाइजमेंट कर रहा होगा, उसे फैक्ट्री से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ रहा होगा, और अलग अलग तरीके से उस पर बहुत सारे वैल्यू एडिशन हो रहे होंगे। तो ये कहलाया हमारा वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन तब तक होता है जब तक कि कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने लायक नहीं बन जाता। क्या बोला मैं, जब तक कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स तब तक फिनिश्ड गुड्स नहीं कहलाएगा जब तक कि उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन बाकी रहेगा। और जिस दिन वो फाइनल कंज्यूम करने लायक बन जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ अब ये फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड सर्विस बन चुका है, फिनिश्ड प्रोडक्ट हो चुका है। अगर उसमें उसके बाद भी कोई ना कोई काम करना बचा होगा तब भी हम कहेंगे कि अभी इसमें वैल्यू एडिशन का काम बचा है। तो हम जो लेस खाते हैं और पता नहीं क्या क्या चिप्स के ब्रांड आते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, तो उस चिप्स को बनने से पहले, उस छोटे से पापड़ के पैकेट को बनने से पहले न जाने कितने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ा होगा। जितने ज़्यादा प्रोसेस से गुजरा होगा वही सब प्रोसेस को हम कहेंगे वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन मेथड में एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी में, मार्क माई वर्ड्स, इस शब्दों को ध्यान दीजिएगा, एक ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र में साल भर के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ईयर हो उसके अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्सरी सेक्टर हो, उन सब को जब हम ऐड कर देंगे, उन सब के एडिशन के बाद हमारा यहां पर निकलेगा GDP एट MP। ये हो गया हमारा वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड। ध्यान रखना अभी हम नेशनल इनकम नहीं निकाल पाए हैं ना इस मेथड से। इस मेथड से हमें नेशनल इनकम निकालना है तो इस G को हमें N में कन्वर्ट करना होगा, D को हमें N में कन्वर्ट करना होगा और MP को हमें FC में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं नेशनल इनकम में। इनकम मेथड, इनकम मेथड में हम 2-3 पॉइंट्स देखेंगे। कहां कहां से इनकम मेथड कहने का मतलब ये है कि हमें कहां कहां से इनकम हो रहा हो, इनकम के सोर्सेस, जैसे कि प्रॉफिट हो गए, अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपको डिविडेंड मिल रहा होगा, लाभांश जिसे हिंदी में कहा जाता है, लाभ का अंश, लाभांश, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है लाइक डिविडेंड या फिर कहीं भी लोन दिया है तो आपको वहां से इंटरेस्ट अर्निंग होगा। हाउस का प्रॉपर्टी है जिसे आपने लेट आउट किया है तो वहां से आपको रेंट मिल रहा होगा, रॉयल्टीज मिल रहे होंगे, और जो इंप्लॉयज हैं उनका अर्निंग हो रहा होगा, वो भी उनके लिए इनकम ही है, अर्नड इनकम जिसे कहा जाएगा। तो जहां जहां जो भी सोर्सेस हैं जहां से हमें इनकम हो रहा होगा, आय के सोर्सेस जहां भी होंगे उन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले होता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा मैंने बताया इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी,
इन सभी सोर्सेस से जहां जहां से भी हमें इनकम हो रहा होगा उन सब को जब हम फाइनली जोड़ देंगे तब हमारा यहां पर निकलता है NDP@FC। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बाद हमारा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। अगर इनकम मेथड में हम देख रहे हैं कि इनकम के सभी सोर्सेस को ऐड किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पर एक्सपेंडिचर के सारे सोर्सेस को ऐड किया जाएगा। फिर चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर कर रहा हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही हो, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा होगा। पहला पॉइंट यहां पर, जब भी एक्सपेंडिचर की यहां पर बात की जा रही है तो बात हमेशा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। ये नहीं कि आपने 4 व्हीलर खरीद लिया और उसे किराए के लिए दे दिया और वो कैब के रूप में यूज हो रहा होगा, ओला उबर के रूप में। नहीं, कंजम्पशन आपने अपने कंज्यूम के लिए, कंजम्पशन के लिए, उसे कंज्यूम करने के लिए परचेस किया हो, उससे फर्दर इनकम जनरेशन नहीं कर रहे होंगे, ऐसे एक्सपेंडिचर को इसमें ऐड किया जाएगा। ये कहलाता है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे अब उस प्रोडक्ट से फर्दर आप कोई इनकम जनरेट नहीं करेंगे। ये होगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसमें हम देख रहे हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वैसे ही गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे, ये मोटा मोटा 3-4 हेडिंग हो सकता है। इसके अलावा और कहीं भी एक्सपेंडिचर हो रहा होगा, चाहे वो एक्सपोर्ट में यूज हो या फिर अदर एक्सपेंडिचर जो किसी न किसी एक्सपेंडिचर को सपोर्ट करने के लिए एक्सपेंडिचर किया जा रहा हो, वो सब इसमें एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। और इसके माध्यम से हमारा निकलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इन दोनों में एडिशन के बाद निकलता है हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यहां पर नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है, NDP@FC। और जब इन तीनों कैलकुलेशन के बाद हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं 1 2 3, तब हमारा नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए इसे NNP@FC किया जाता है। और वही इसके पिछले वाले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि G को N बनाना होगा, D को N बनाना होगा और MP को FC बनाना होगा। यहाँ पर N ऑलरेडी है, इसे N बनाना है, FC ऑलरेडी है, तो बस यहाँ पर एक D जो है N में कन्वर्ट हो जाएगा। NNP@FC, ये होगा हमारा नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। यहाँ पर इसे हम कन्वर्ट करेंगे N में, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, सिंपल। D को भी कन्वर्ट करना होगा हमें N में, मतलब NNP। D को हमें N में कन्वर्ट करना हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडिशन करना पड़ेगा, और P तो वैसे ही है। MP को हमें फिर FC में कन्वर्ट करना होगा बाई डिडक्टिंग, MP से FC करना है ना, FC छोटा होगा हमेशा, तो इसमें डिडक्ट करना होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यहाँ पर भी सेम NNP@FC के लिए NNP@FC। इस तरीके से अब हमारा निकल गया क्या? नेशनल प्रोडक्ट थ्रू वेरियस मेथड्स। ये 3 तरीके होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। अब जब हमारा एक बार नेशनल इनकम आ गया किसी भी मेथड से, तब हम क्या करते हैं कि उस टेरिटरी में रहने वाले लोग, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन को यहां पर नीचे में टोटल पॉपुलेशन लिख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। इस नेशनल इनकम से उस नेशन के टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देंगे, तब हमारा आ जाता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कैसे आता है? नेशनल इनकम
जितना भी उस टेरिटरी में, भौगोलिक क्षेत्र में प्रोडक्शन हुआ है, उसे जब वहाँ रहने वाले रिसाइडिंग टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। ये है हमारा नेशनल इनकम। इसी में एक और कंसेप्ट होता है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का कहने का मतलब ये है डिस्पोज करने के लिए इनकम जो अवेलेबल है। सिंपल, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला कंसेप्ट नहीं है। वो इनकम जो अब बचा है डिस्पोज करने के लिए, खर्च करने के लिए, या तो खर्च करें या सेविंग करें, कुछ भी करें, लेकिन अब उसमें से और कुछ चीज हमें डिडक्ट नहीं करना हो, हमें टैक्स के रूप में नहीं देना हो। अगर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो एक व्यक्ति साल भर जितना कमाता है उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करता है। तो टैक्स पेमेंट के बाद उसके पास जो पैसा बचा उसे चाहे वो खर्च करे या इन्वेस्ट करे या सेव करे, अब उसके पास जितना टोटल अमाउंट बचा है टैक्स पेमेंट के बाद वो उसके लिए स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। वो इनकम उसका कहलाएगा डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और ठीक ऐसे ही नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। नेशनल इनकम में जितने भी हमारे करेंट ट्रांसफर पेबल टू नॉन रेजिडेंट माइनस करेंट ट्रांसफर रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट्स। नेशनल इनकम में जब हम इस नेट करेंट ट्रांसफर को निकाल देते हैं तब हमारा बनता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक वैसे ही जैसे कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बना था। नेशनल इनकम में हमें निकालना पड़ेगा किसको? करेंट ट्रांसफर पेबल टू नॉन रेजिडेंट एंड करेंट ट्रांसफर रिसीव्ड बाय रेसिडेंट्स। ये अलग अलग छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं। जनरली इसको एग्जाम में वन लाइनर ग्रुप में पूछा जाता है ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके। डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, एनडीपी, जीडीपी एटसेट्रा एटसेट्रा घुमा घुमा के पूछते रहता है कोडिंग के रूप में। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक था। नेशनल इनकम को पहली बार साइमन कुजनेट्स एक इकोनॉमिस्ट थे, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च इन यूएसए, उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन 1929 और उस डिकेड में पूरा 30, 31, 32 में ग्रेट डिप्रेशन प्रिवेल कर रहा था थ्रू आउट द ग्लोब। उस समय उस इंसान ने, जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च यूएसए का एक इकोनॉमिस्ट था, एक मेंबर था, उसने ये देखने के लिए कि इस डिप्रेशन के टेन्योर में भी इस समय यूएस की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, कितना प्रोडक्शन कर पा रही है, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए पहली बार इस नेशनल इनकम को उसने यूज़ किया था। और 1932 के अराउंड उसने यूएस कांग्रेस के सामने उसे रखा था। उस समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट कार्ल हूवर, जिन्होंने इसे अपने चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश भी किया था और इसे प्रमोट भी किया था कि देखिए अभी ऐसा चल रहा है इस डिप्रेशन में थ्रू आउट द ग्लोब, थ्रू आउट द वर्ल्ड, जब सारे प्रोडक्शंस गुड्स एंड सर्विसेज के डिक्लाइन कर रहे थे विगरसली, एम्प्लॉयमेंट वाइप्ड आउट हो रहा था, उस समय भी गवर्नमेंट, उस समय यूएस की इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर पा रही है, इस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया। और आगे चल करके जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हुए नेक्स्ट प्रेसिडेंट 1935 से 45 के अराउंड, 2 टेन्योर उनका रहा, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, नेशनल इनकम को, इस कैलकुलेटेड नेशनल इनकम और इसके मेथड को। आगे चलकर जब वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ
और IMF, इसके अलावा अदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने, उन्होंने फिर इसको और अच्छे से रिवाइज किया और अदर नेशंस के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया। तो इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड था कि किस तरीके से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसी फील्ड में नेशनल इनकम इस कैलकुलेशन के एक नए मेथड में को यूज़ करने के रूप में, को डेवलप करने के रूप में जो साइमन पुजनेट साहब हैं, उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया इकोनॉमिक्स का 1962 के अराउंड। और आज भी स्टैंडर्ड टूल के रूप में ये यूज होता है किसी भी इकोनॉमी को, किसी भी नेशन के इकोनॉमी को जज करने के लिए, को मेजर करने के लिए। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करते हैं कि नेशनल इनकम में हमने क्या क्या सीखा, कैसे सीखा, उसका हिस्ट्री क्या था, एक छोटा सा क्विक रिवीजन के रूप में इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की गई है। हम कोशिश करेंगे कि आगे की वीडियो में अगला जो टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट, बैंकिंग सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी, उसे हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि क्विक रिवीजन सीरीज का ये जो लाभ है हर बच्चे को मिल सके, क्योंकि लास्ट मोमेंट में इतने बड़े टॉपिक को समाप्त कर पाना, कवर कर पाना कम समय में पॉसिबल नहीं होता। तो हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ जानने को मिल जाए, शायद उन्हें एग्जाम में लाभ भी हो जाए इस चीज़ का। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि शेयर करें और अपना प्यार इसी तरह देते रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Thanks for watching.